हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पिछले 5 वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है पढ़ो वही जो है पेपर में आए, यानी कि अंतिम दिनों में पढ़ो वही जो हमारे एग्जाम पेपर में आने वाला है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पिछले 5 वर्षों में आए हुए प्रश्नों को करने वाले हैं। ये हमारी पार्ट नंबर 1 है। और देख लीजिए हमारा क्या होता है, हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस क्या होता है, केमिस्ट्री का सिलेबस हमारा बिल्कुल फिक्स होता है। और जब हमें पता है कि हमारा पेपर फिक्स है तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार रिपीट भी होंगे या हमसे घुमा फिरा कर भी पूछे जाएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई जाती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, चाहे आप 2024 की बात करें, 23 की बात करें, 18 की बात करें या 15 की बात करें। तो देख लीजिए विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है। तो देख लीजिए किस आधार पर बनाई गई है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो जब धातुओं तथा अधातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो विद्युत रासायनिक श्रेणी बनती है। तो देख लीजिए विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है। जब धातुओं तथा अधातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो विद्युत रासायनिक श्रेणी बनती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चल गया ना विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है। जब धातुओं और अधातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो विद्युत रासायनिक श्रेणी हमारी बनती है। और देख लीजिए फ्रेंड्स, एक बात और, आपको क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस को समझने की जरूरत है, क्योंकि रटा हुआ एग्जाम में हम भूल जाते हैं। तो इसलिए आप अगर वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, ओजोन स्तर क्या है, इसका क्या महत्व है, स्पष्ट करो। तो देख लीजिए ओजोन स्तर क्या है और हमें क्या करना है, हमें इसका महत्व भी बताना है। तो देख लीजिए वायुमंडल का वह स्तर जिसमें O3, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है O3, और वायुमंडल का वह स्तर जिसमें O3 ओजोन की परत पाई जाती है ओजोन स्तर कहलाता है। फिर से देख लीजिए ओजोन स्तर क्या है, वायुमंडल का वह स्तर जिसमें O3 ओजोन की परत पाई जाती है ओजोन स्तर कहलाता है। इसका महत्व क्या है, महत्व है इसका, ओजोन स्तर सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है। महत्व क्या है ओजोन का, महत्व है ओजोन स्तर सूर्य की जो पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, पृथ्वी तक आने से रोकता है। तो ओजोन स्तर क्या था, वायुमंडल का वह स्तर जिसमें O3 यानी कि ओजोन की परत पाई जाती है ओजोन स्तर कहलाता है। देखिए मैंने यहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में लिखा है, जिससे आप 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ओजोन स्तर क्या है, वायुमंडल का वह स्तर जिसमें O3 यानी कि ओजोन की परत पाई जाती है ओजोन स्तर कहलाता है। और महत्व है ओजोन स्तर सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से क्या करता है, रोकता है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, हेनरी का नियम समझाइए तथा कुछ महत्वपूर्ण उपयोग लिख लिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो हेनरी का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए। तो हेनरी का नियम समझाइए तथा कुछ महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो देखिए, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। फिर से देख लीजिए हेनरी के नियम में, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यदि किसी गैस की द्रव में विलेयता क्या है, S है, तथा आंशिक दाब P हो तो हेनरी के नियम से S समानुपाती किसके है, S समानुपाती है P के। फिर से देख लीजिए हेनरी का नियम क्या है। तो देख लीजिए हेनरी का नियम, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के क्या होते हैं, समानुपाती होती है। बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए द्रव की विलेयता को S बोलते हैं और आंशिक दाब को P बोलते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दोगे स्थिर ताप पर यानी कि बिल्कुल कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। आपको पता होना चाहिए S समानुपाती है P के। तो आप लिखोगे स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यदि किसी गैस की द्रव में विलेयता S तथा आंशिक दाब P हो तो हेनरी के नियम से S समानुपाती है P के। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन देते हैं क्यों। तो आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन क्यों देते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन देते हैं। तो उसमें आपको ऑप्शन दिया होता, तो आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन क्यों देते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन देते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं।
तो आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन क्यों देते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन देते हैं क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, अक्रिय तत्वों की किन्हीं 3 विशेषताएं बताइए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो अक्रिय तत्वों की किन्हीं 3 विशेषता बताइए। इन तत्वों के अष्टक क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। पहली बात ये, अक्रिय तत्वों की विशेषता में इन तत्वों के अष्टक क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। ये क्रियाशील नहीं होते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, शून्य होती है। तो अक्रिय तत्वों की विशेषता क्या है, इन तत्वों के अष्टक क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं, ये क्रियाशील नहीं होते और इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, शून्य होती है। तो देख लीजिए अक्रिय तत्वों की विशेषता क्या है, इन तत्वों के अष्टक पूर्ण होते हैं, ये क्रियाशील नहीं होते, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, शून्य होती है। तो ये थी यहाँ पे 3 विशेषता। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, सिद्ध करो कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, चाहे आप 5 मार्क्स की बात करो या 4 मार्क्स की या 2 मार्क्स की। 2 मार्क्स में तो ये आता नहीं है, 5 मार्क्स में ही पूछा जाता है। सिद्ध करो कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित रहते हैं। तो देख लीजिए हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो क्या करेंगे, ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित रहते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो जब ग्लूकोज की क्रिया PCl पेंटाक्लोराइड से होती है, जब हम ग्लूकोज की क्रिया पेंटाक्लोराइड से कराएंगे तब ग्लूकोज में उपस्थित 5 OH समूह क्लोरीन के द्वारा क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाता है। यानी कि क्लोरीन के द्वारा क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, जिसमें यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित रहते हैं। देख लीजिए आपको बस करना कुछ नहीं है, ये सारा इसमें ये लिखा है कि जब ग्लूकोज की क्रिया हम पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5 से कराते हैं तब ग्लूकोज में उपस्थित 5 OH समूह क्लोरीन के द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित रहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ था, जब ग्लूकोज की क्रिया PCl5 यानी कि पेंटाक्लोराइड से करा जाए तब ग्लूकोज में उपस्थित 5 OH समूह क्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित रहते हैं। अब देख लीजिए हम इसको रिएक्शन के थ्रू भी कराएंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे CHO और देख लीजिए CHOH का होल 4 और C2OH, ये क्या हो गया, ये हमारा ग्लूकोज। क्या है हमारा, ये आ गया हमारा ग्लूकोज, इसको हम लिखेंगे ग्लूकोज। वैसे तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे C6H12O6 की जगह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CHO फिर CHOOH का होल 4 और C2H, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ग्लूकोज। अब इसकी क्रिया हम पेंटा क्लोराइड से कराएंगे, तो हम यहाँ पे 5 से गुणा करते हैं PCl5 की। ये 5 से गुणा क्यों करी हमने, ये अपनी समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो देख लीजिए यहाँ पे जो OH समूह इसमें लिखा है ना, उपस्थित 5 OH समूह क्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। तो देख लीजिए ये क्या है, ये 4 OH समूह और एक ये 5। तो यहाँ पे OH की जगह क्या आ जाएगा, OH की जगह आ जाएगा क्लोरीन, वरना वैसे ऐसा का ऐसे रहेगा CHO CH Cl, OH की जगह Cl आ गया और यहाँ पे भी OH की जगह Cl आ गया, क्योंकि हमारे इसमें लिखा है ग्लूकोज में उपस्थित 5 OH समूह क्लोरीन के द्वारा क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, तो इसलिए ये आ गया। अब देख लीजिए अब क्या है, अब क्या बचा हमारा, अब बचा हमारा 5 ऐसा का ऐसी POCl3। यहाँ पे क्योंकि कितने हो गए, 5 पंजे 25, कितने हो गए, ये हो गए हमारे 25 क्लोरीन। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको संतुलित करना होगा। तो देख लीजिए कुछ तो हमारे 5 तो यहाँ चले गए, 5 आ जाएंगे, 5 15 यहाँ आ गए और 5 ये रहे। तो यहाँ क्या बचा, POCl3 और फिर 5 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देख लीजिए ग्लूकोज को हमने कैसे करा, ग्लूकोज को कैसे सिद्ध करा कि 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित रहते हैं। जब ग्लूकोज की क्रिया पेंटाक्लोराइड से कराई तब ग्लूकोज में उपस्थित 5 समूह क्लोरीन के द्वारा क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित रहते हैं। हमने यहाँ पे ऐसे क्रिया कराई तो यहाँ पे OH की जगह क्या हो गया, क्लोरीन ने विस्थापित कर दिया OH समूह को। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, इस प्रकार ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स में पूछा गया था, बहुत बार ये आपसे 5 मार्क्स में पूछा गया और ज़रूरी नहीं कि 5 मार्क्स में पूछा जाए, ये आपसे 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। वो कैसे, आपसे पूछा जाएगा विटामिन ए का स्रोत बताइए और इसके कमी से होने वाले रोग बताइए, तो आपको इसके बारे में बिल्कुल डिटेल पता होना चाहिए। तो देख लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विटामिन के स्रोत तथा इनके विटामिन
की कमी के कारण होने वाले रोगों का उल्लेख करो। तो यहाँ पे हमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के बारे में पूछा गया। तो देख लीजिए विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए के स्रोत मछली के यकृत का तेल, गाजर और मक्खन व दूध। विटामिन ए का स्रोत क्या है? मछली के यकृत का तेल, गाजर, मक्खन व दूध। और कमी से होने वाला रोग कौन सा है? जीरोफ्थेल्मिया, यानी कि आंख के कार्निया का कठोरीकरण, यानी कि रात्रि अंधिता, यानी कि रात में हमें नहीं दिखता है। जीरोफ्थेल्मिया होता है या रतौंधी, आप इसकी जगह रतौंधी भी लिख सकते हो। तो विटामिन ए का स्रोत क्या है? मछली के यकृत का तेल, गाजर, मक्खन व दूध। और कमी से होने वाला रोग क्या है? जीरोफ्थेल्मिया, यानी कि आंख के कार्निया का कठोरीकरण या रात्रि अंधिता। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा विटामिन सी। विटामिन सी, अगला विटामिन है विटामिन सी, स्रोत है एक बात और, विटामिन सी में क्या होता है? खट्टे फल आते हैं, जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं वो हमारे विटामिन सी के अंदर आते हैं। तो इसका स्रोत है नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर, आंवला तथा हरी पत्तेदार सब्जियां। यह क्या आएगी? ये विटामिन सी के अंतर्गत आएगी। और कमी से होने वाला रोग क्या है? स्कर्वी, दांतों में शिथिलन और नस फटना। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, दांतों में शिथिलन और नस फटना। अब देख लीजिए हमारा अगला क्या है? अगला है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, मछली आदि। विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, मछली आदि। और कमी से होने वाला रोग क्या है? रिकेट्स। कमी से होने वाला रोग क्या है? रिकेट्स। अब देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है हमारा विटामिन ई। तो विटामिन का स्रोत क्या है? सब्जियों के तेल, गेहूं, अंकुर तेल। और कमी से होने वाला रोग है प्रजनन शक्ति का क्षय या रक्त अल्पता आदि। तो विटामिन ई का स्रोत सब्जियों का तेल, यानी कि गेहूं, अंकुर तेल। और कमी से होने वाला रोग है प्रजनन शक्ति का क्षय या रक्त अल्पता आदि। अगला देखिए, अगला है विटामिन के का स्रोत क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां। कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का जमने के समय में वृद्धि। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारी 12वीं बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। थैंक यू। और फ्रेंड्स, आज ये हमारी थी पार्ट नंबर 1। आगे पार्ट और भी आते रहेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम क्या है? एग्ज़ाम के सिर्फ 1-1.5 महीना ही रह गया, तो इसलिए आपकी कोशिश है कि आपकी तैयारी बेस्ट से बेस्ट कराई जाए। थैंक यू।